अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। वो है चैप्टर नंबर 11, इम्यूनोलॉजी। क्या है? इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी यानी कि ये ब्रांच है जिसमें हम इम्यूनिटी के मतलब पढ़ते हैं। देखो, इम्यूनोलॉजी यानी कि इम्यूनिटी के मतलब हम पढ़ते हैं। ठीक है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंसेज विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, इम्यूनिटी क्या होती है? आपकी में यहाँ कोई जर्म्स आए, सारे बंदे बीमार नहीं होते, कुछ होते हैं, कुछ कम होते, कुछ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि जिसको कुछ नहीं होता, हम उसे कहते हैं इसकी कुव्वत मुदाफ़ियत बड़ी स्ट्रोंग है। तो उस कुव्वत मुदाफ़ियत को क्या मतलब? रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिजीज़। रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिजीज़ कब वो रेजिस्टेंस होती है? जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके जिस्म के अंदर दाखिल होता है, तो फिर उनकी जंग होती है। जो जीत जाता है वो पैदा होगा। अगर इम्यूनिटी अच्छी होगी तो डिजीज नहीं होगी, अगर इम्यूनिटी कम होगी तो ही विल गेट डिजीज। रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिजीज ऑन द इंटरेस्ट ऑफ फॉरेन पार्टिकल, ऑन द इंटरेस्ट ऑफ। कि हम ऐसे बैठे बैठे बीमार थोड़ी हो जाएंगे। ठीक है ना? तो जर्म तो आपके अंदर भी जा रहे हैं, इसके अंदर भी जा रहे हैं, मेरे अंदर जा रहे हैं, लेकिन यू आर हेल्दी, ही इज हेल्दी, बट ही इज नॉट हेल्दी। वो वजह क्या है? कि उसकी इम्यून सिस्टम उसका स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो हम इसलिए कहते हैं कि जो इम्यून सिस्टम जो है ना, बेसिकली ये हमारे बॉडी का पुलिस फोर्स होती है। ठीक है, और ये डिफेंस सिस्टम होती है। किसके अगेंस्ट? और ये रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है अगेंस्ट द फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना? तो इनमें लिम्फोसाइट जो है ना एक पिलर है। लिम्फोसाइट इम्यूनिटी पैदा करने में मेन रोल अदा करता है। मेन रोल कौन करता है? लिम्फोसाइट। कौन करता है? लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट क्या है? वाइट ब्लड सेल। लिम्फोसाइट क्या है? वाइट ब्लड सेल। ओके, समझ आ गई ना? तो हम कहेंगे immunity, the defense system of the body. Immunity is the resistance against the foreign particle microorganism to cause the disease. ठीक है ना? तो रेजिस्ट करती है, और इसमें मेन रोल कौन प्ले करता है? लिम्फोसाइट। सॉरी, हमने शुरू में पढ़ा था कि जो वाइट ब्लड सेल होते हैं, वाइट ब्लड सेल मेक द मोबाइल डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। मोबाइल डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। हमारे जिस्म में अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो वाइट ब्लड सेल की तादाद में भी WBC भी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब लिम्फोसाइट भी उनमें से एक वाइट ब्लड सेल है जो कि इम्यूनिटी पैदा करती है, जो कि इम्यूनिटी पैदा है। इसके अलावा एक और डिफेंस सिस्टम भी होता है। डिफेंस सिस्टम क्या होता है? कि जैसे फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम हमने पढ़ा था। देखिए, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेजोफिल, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। ठीक है, ये माइक्रोऑर्गेनिज्म के नाम है। अगर ये जो होते हैं ना वाइट ब्लड सेल्स, मोनोसाइट्स, ये अगर ब्लड के अंदर हो तो ये यानी कि ये क्या कहलाते हैं? मोनोसाइट। लेकिन जब ये ब्लड से निकल के टिश्यू में आ जाते हैं, किस में? टिश्यू में आ जाती है, टिश्यू में आ गए, तो हम इसको कहते हैं मैक्रोफेज। क्या कहते हैं? मैक्रोफेज। ये न्यूट्रोफिल है, ये न्यूट्रोफिल है। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है ना, इसके साथ ही निकलता है, उसको ये निकल जाता है, उसको ये इस निकलने के अमल को क्या कहते हैं? फेगोसाइटोसिस। इसे क्या कहते हैं? फेगोसाइट। इसको निकल जाते हैं और उसको अंदर किल कर देते हैं। ओके, और जो मोनोसाइट होते हैं ये भी फेगोसाइटोसिस करते हैं। मोनोसाइट तो टिश्यू में भी चले जाते हैं, टिश्यू में भी चले जाते हैं, और उनको क्या करते हैं? उसको किल कर देते हैं। क्लियर हो गया? तो इनके अलावा लिम्फोसाइट भी होता है। हर चीज़ अपना काम कर रही है। लिम्फोसाइट क्या पैदा कर लेती है? एंटीबॉडीज पैदा कर लेती है। क्या पैदा कर लेती है? तो जब दोबारा वो माइक्रोऑर्गेनिज्म आता है तो फौरन उसको
किल कर देते हैं। तो इसी को तो इम्यूनिटी कहते हैं, इसी को तो इम्यूनिटी कहते हैं। क्लियर हो गया? तो जिनमें यानी कि एंटीबॉडी ज़्यादा होंगे उनके अंदर इम्यूनिटी उतनी ज़्यादा होगी। और इस स्टडी को हम क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी। क्या कहते हैं? जिसमें हम इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम को डिस्कस करते हैं। देखिए ये वही चीज़ बता रहा है। देखिए ये आपका पास वाइट ब्लड सेल्स है, ठीक है, ये मोनोसाइट है। जब ये बाहर आया तो इसे क्या क्या दिया? मैक्रोफेज, मैक्रोफेज। अब देखिए चलो ये एक एंटीजन है, ये फॉरेन पार्टिकल्स है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चले बैक्टीरिया ही है, ठीक है। तो ये इसको क्या कर रहा है? इंगल्फ कर रहे थे, इंगल्फ कर लिया, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? फेगोसाइटोसिस। ओके, अब इसे प्रोसेस करके इसने किल कर दिया, ठीक है। क्लियर हो गया? तो अब देखिए ये इनके ऊपर टी सेल्स होते हैं, ठीक है। तो इनकी मुख्तलिफ कॉलोनीज बन जाती है, ठीक है, टी सेल्स की, ठीक है। और हर टी सेल क्या करता है? लिम्फोसाइट के ऊपर क्या होते हैं? टी सेल्स होते हैं। तो ये अपनी इंफॉर्मेशन इसको दे देते हैं। अब इनमें से मुख्तलिफ होते हैं। एक टी सेल्स होते हैं किलर सेल, जैसे उसे इंफॉर्मेशन मिलती है टी सेल, वो फॉरेन पार्टिकल को वो भी किल करना शुरू करता है। जैसे एक मोहल्ले में चोर आता है तो शोर मचा दिया जाता है कि चोर है, ताकि दूसरे लोग भी उसकी हेल्प के लिए सारी पुलिस इकट्ठी हो जाए, सारी पुलिस इकट्ठी हो जाए। तो देखिए एक है किलर टी सेल। क्यों से है? किलर टी सेल। ये फौरन उस फॉरेन पार्टिकल को किल कर देगा। फिर देखिए इसका हेल्पर टी सेल है, ये स्टिमुलेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? स्टिमुलेट कर लेंगे। किसको भला? ये अपना टी सेल को और बीटा सेल को। क्लियर है? क्यों स्टिमुलेट करेंगे? भाई जल्दी जल्दी खा जो, शोर मचा दिया ना। अच्छा, फिर जब वो चोर चला जाएगा लोग कहेंगे भाई सबर सबर सबर। तो फिर देखिए ये क्या है? सप्रेसर टी सेल। ये इनहिबिट कर देते हैं। ये क्या करते हैं? इनहिबिट कर देते हैं, भाई अब बस करें। और इसके बाद एक मेमोरी टी सेल्स होते हैं, फिर ये याद रखते हैं। तो नेक्स्ट कभी भी वो चोर अगर आ जाएगा गांव में तो फिर वो शोर मचा देंगे। तो नेक्स्ट अगर 10 साल बाद, 20 साल बाद वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोबारा आ जाता है तो मेमोरी टी सेल को पता होता है कि ये पहले आया हुआ था और इसके लिए हमने ये एंटीबॉडीज बनाए थे। तो वो फटाफट, देखिए ना, पहली दफ़ा लिखना एक मुश्किल होता है ना, है, तो फिर बाद में फोटो स्टेट करा लेते हैं, जल्दी जल्दी काम हो जाता है। क्लियर? तो एक दफ़ा मेहनत की हुई थी और से मेमोरी टी सेल। अब देखिए टी सेल कौन से हैं? किलर सेल है, हेल्पर सेल है, सप्रेसर सेल है, और कौन से हैं? क्या? मेमोरी सेल। तो मेमोरी सेल क्या करते हैं? एंटीजन को याद रखते हैं। तो जैसे ही कभी वो आता है तो फौरन ये टी सेल जो है ना क्या बनाना शुरू कर देते हैं? एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज क्या करते हैं? उस फॉरेन पार्टिकल को किल कर देते हैं। तो देखिए, और वो फॉरेन पार्टिकल क्या है? डिजीज पैदा नहीं कर सकता। और इस रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। और इस चीज़ की स्टडी को क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी कहते हैं। बात समझ आएगी ना? बात से बाहर निकल आई ना? क्या इस स्टडी ऑफ इम्यूनिटी को क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी में हम यही पढ़ते हैं। इम्यूनिटी क्या होती है? डिफेंस सिस्टम होता है। डिफेंस सिस्टम कौन बनाता है? वाइट ब्लड सेल बनाता है। कैसे बनाता है? वो तो 5 किस्म के हैं। कोई फैगोसाइटोसिस करता है, ये डिटेल्स में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो अब हमने टी सेल का रोल देखा, हेल्पर का देखा, सप्रेसर का देखा, ठीक है ना। और मैक्रोफेज, मैक्रोफेज क्या होता है? जो वाइट ब्लड सेल टिश्यू में आ जाते हैं ना, जो मोनोसाइट, उसे मैक्रोफेज कहते हैं। क्लियर हो गया जी? ये इम्यूनिटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इम्यूनिटी की डेफिनेशन हमने पढ़ ली, ठीक है जी। आपने, हम फिर दोबारा इसे थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करते हैं कि इम्यूनिटी की टाइप्स कितनी होती हैं, ठीक है। अब देखिए आपके पास इम्यूनिटी है, ठीक है, कुव्वत मुदाफ़ियत है, ठीक है। या तो ये नेचुरल होगी या एक्वायर्ड होगी। नेचुरल क्या होगी? ये जब मैं पैदा हुआ मेरे जिस्म में खुद ब खुद विद द पैसेज ऑफ टाइम पैदा हो गई, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना? तो वो हर एक किस्म की रेजिस्टेंस रखता है, ठीक है। तो ये देखिए वही बात है कि इम्यूनिटी चाहे नेचुरल हो चाहे एक्वायर्ड हो, दोनों प्रोवाइड करती हैं, रेजिस्टेंस करती हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी टू सर्टेन डिजीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन,
बाय इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम की बदौलत जो बॉडी हमारी इम्यूनिटी पैदा करती है, ठीक है ना, वो दो तरह की होती है, एक नेचुरल और एक एक्वायर्ड। एक नेचुरल और एक एक्वायर्ड होती है। अब देखें फिर ऑटो इम्यूनिटी की एक बात करते हैं। ऑटो इम्यूनिटी बात तो फिर भी यही है। देखें, हमने इम्यूनिटी के लिए कहा था कि एंटीजन दाखिल होगा और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे, फिर दोबारा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा तो उन एंटीबॉडीज को किल कर देगा। क्या कर देगा? किल कर देगा। यही कहा था ना। क्या कहा था? इम्यूनिटी में किसको? पैथोजन को किल किया जाता है, फॉरेन पार्टिकल को किल किया जाता है। तो बाजुकात क्या होता है? सम टाइम। क्या होता है? सम टाइम हमारे जिस्म में जो एंटीबॉडीज पैदा होते हैं, ठीक है ना, वो किसी खुद ब खुद आम रूटीन की चीज़ों से पैदा हो जाते हैं, जैसे एलर्जन है किसी वजह से, ठीक है ना। और वो एंटीबॉडीज क्या करते हैं? अब माइक्रोऑर्गेनिज्म तो आया नहीं है, पैथोजन तो आया नहीं है, वो क्या करता है? अपने ही बॉडी के टिश्यू को किल करना शुरू कर देते हैं। अपने ही बॉडी के टिश्यूज को किल कर देते हैं। तो इस किस्म की देखिए, अब देखो किल कौन कर रहा है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस। जिसम इम्यून सिस्टम क्या पैदा कर रहा है? एंटीबॉडीज। तो इम्यूनिटी में ये पैदा होते थे एंटीबॉडीज, लेकिन कब होते थे? जब इनके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर होता था। ओके, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया नहीं, तो ऑटो इम्यून सिस्टम में कोई डिफॉल्ट पैदा हो गया, तो जिसकी वजह से उसके अंदर जो एंटीबॉडी होते हैं वो अपने ही टिश्यूज को किल कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, आपने सुना होगा कि जी लोगों को डायबिटीज़ हो गई है, ठीक है, डायबिटीज़ यानी कि शुगर हो गई, ये पेंक्रियाज है, ये आइट्सलेट्स ऑफ लैंगर हैंड्स है, इसके ऊपर अल्फा सेल और बीटा सेल होता है। बीटा सेल क्या पैदा करते हैं? इंसुलिन। क्या पैदा करते हैं? इंसुलिन। तो इस ऑटो इम्यून की वजह से ये बीटा सेल जो है ये किल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो अब इंसुलिन पैदा होगी? नहीं होगी। अब शुगर लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ओके, हम इसे कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। क्या कहते हैं? टाइप 1 डायबिटीज़। ऐसी डायबिटीज़ जो हो ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन से ट्रीटमेंट की जा सके, उसे टाइप 1 कहते हैं। और जो टाइप 2 होती है तो हाइपोग्लाइसीमिक मेडिसिन के साथ भी ट्रीटमेंट हो जाता है, वो टाइप 2 होती है। क्लियर हो गया? देखिए, टाइप 1 डायबिटीज़ किल्स सेल इन द पेंक्रियाज। बीटा सेल टूट जाते हैं और डायबिटीज़ हो जाती है। क्लियर? यहाँ भी वही कुछ है। अब हमने नेचुरल इम्यूनिटी को और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में डिफरेंस करना है। देखिए, हमने कहा नेचुरल इम्यूनिटी। क्लियर हो गया? तो ये तकरीबन तमाम इंसानों में पाई जाती है और ये नॉन स्पेसिफिक होती है। ये नॉन, मतलब अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो, चाहे बैक्टीरिया पोलियो का हो, चाहे वो किसी का टाइफाइड का हो, चाहे मीजल, जो भी वायरस इनके अंदर दाखिल हो जाए तो उसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज पैदा करते हैं। तो वो सब वो ये नहीं देखते कि कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा, वो सारे फॉरेन पार्टिकल जो पैथोजेनिक होते हैं उनको क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं। तो इसलिए ये क्या होते हैं? नेचुरल इम्यूनिटी जो होगी ना, वो नॉन स्पेसिफिक होगी। वो क्या होगी? हाँ, तो उसने हर डिजीज पैदा करने वाले पैथोजन को किल कर देना है। ओके, और ये कैसे पैदा होती है? ये पैदा होती है, देखिए, नेचुरल रेजिस्टेंस होती है अगेंस्ट द इन्फेक्शन। जो उसको स्टिमुलेट दाखिल होगा उसके अगेंस्ट ये उनको किल कर देगी। इट इज़ अ नॉन स्पेसिफिक। ये क्या होती है? नॉन स्पेसिफिक होती है और प्रेजेंट फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम। तो ये शुरू से ही हमारे जिस्म में पाई जाती है। देखिए, विधि बचपन से ही अपने, जब बच्चा पैदा होता है तो उसी दिन से ये पैदा होना शुरू हो जाती है, तो फिर उस वक्त तक बड़ी डेवलप हो चुकी होती है। तो अगर इसमें कोई खराबी आ जाए तो उसे कहते हैं ससेप्टिबिलिटी। क्या कहते हैं? क्लियर हो गया? अगर इनेट इम्यूनिटी में कोई खराबी आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? टिबिलिटी। अब देखिए, क्लियर हो गया? अब इसके अगेंस्ट क्या है? एक्वायर्ड। क्या है?
आपके पास MCQs आ जाएगा कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक है, तो आप कहेंगे स्पेसिफिक है। अगर आपने ये देखिए एक्वायर्ड क्या होता है, आपने देखा नहीं है जो फांसी टीके लगाते हैं कहते नहीं है वैक्सीन लगवाते हैं, तो वो क्या करते हैं, ये देखिए ये एक वैक्सीन का ड्रॉप है, ठीक है, इसके अंदर हाफ किल्ड या किल्ड बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, हाफ किल्ड या उसको कोई कंपोनेंट होता है, वो हमारे जिस्म में जाता है, हम उसे इंजेक्ट कर लेते हैं, वो तो किल्ड है, बीमारी तो पैदा नहीं हो कर सकता ना, वो बीमारी तो पैदा, लेकिन है तो फॉरेन प्रोटीन, तो उसके अगेंस्ट हमारा जिस्म फौरन क्या बना लेगा, एंटीबॉडीज। अब जो एक ओरिजिनल स्ट्रॉन्ग पैथोजन इसके अंदर दाखिल होगा, वो एंटीबॉडी उसको फौरन किल कर देगा, उसको फौरन। अब देखिए हमने धोखा दिया है जिस्म को, खुद ब खुद जानबूझकर उसके अंदर हमने वो माइक्रोऑर्गेनिज्म फॉरेन पार्टिकल पैथोजन डाला, ठीक है, लेकिन उसे हमने पहले ट्रीट किया, किल्ड किया या हाफ किल्ड किया, तो हमारे जिस्म ने क्या पैदा किए, एंटीबॉडी। जब ओरिजिनल वो माइक्रोऑर्गेनिज्म आएगा जो बीमारी पैदा कर सकता था, वो उसको क्या कर देगा, किल कर देगा, तो इम्यूनिटी पैदा हो गई कि नहीं हो गई। तो ये हमने जानबूझ के खुद किया है ना। तो अगर हम एक डिजीज के एक के खिलाफ करते हैं एंटीबॉडी, तो उसी को भी किल करेगा, दूसरों को किल नहीं करेगा। तो इसलिए ये क्या होती है, स्पेसिफिक होती है और एक्वायर्ड होती है, हम खुद करते हैं, और ये स्पेसिफिक होती है। देखिए इसके मतलब यही कह रहे हैं, देखिए स्टिमुलेटेड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म और पैथोजन जो हम खुद डालते हैं, किल्ड हाफ किल्ड करके, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके, देखिए स्पेसिफिक होते हैं, और इसलिए स्पेशल रेजिस्टेंस होती है। अगर किसी ने इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट वैक्सीन लगवाई है तो उसे इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। अब जिसने जो कोरोना वायरस के अगेंस्ट जब वैक्सीन कराई थी, तो अगर उसको क्या था, इसलिए कि उसको कोरोना ना हो, तो उसकी रेजिस्टेंस स्पेसिफिक होती है। क्लियर हो गया बेटा। अच्छा अब ये देखिए, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना, है, ये दो तरह की होती है। क्या होती है, दो तरह की होती है। एक क्या होती है, एक्टिव होती है, और दूसरी क्या होती है, पैसिव होती है। देखो बेटा याद रखना, इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज लाजमी बनेंगे, ठीक है। अगर मेरा जिस्म खुद एंटीबॉडीज बना दे, एंटीबॉडीज बना दे, ठीक है ना, खुद ही बनाए, एंटीजन जाए और जिस्म मेरा खुद बनाए, तो इसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। इसे क्या कहते हैं, अगर मेरे जिस्म में कोई बने बनाए एंटीबॉडीज डाल दे, बने बनाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, पैसिव इम्यूनिटी। यानी कि पैसिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है कि उसमें एंटीबॉडी का हमारा जिस्म नहीं बनाता। कौन बनाता है, बने बनाए, ठीक है। हम किसी दूसरे जानवर से बना लेते हैं, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना लेते हैं, तो वो उसके अंदर बने निकाल के उसे इंजेक्ट कर देते हैं। तो अच्छा अब ये बताओ, जो पैसिव ज़्यादा इफेक्टिव होगी या एक्टिव ज़्यादा इफेक्टिव होगी? हाँ, पैसिव का फौरन होगा एक, और एक्टिव का क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है। पैसिव के साइड इफेक्ट क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, और एक्टिव के क्या होंगे, कम होंगे। पैसिव का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा कम होगा, कम होगा, ड्यूरेशन कम होगा। और जो एक्टिव देर से बनेंगे देर तक रहेंगे। ओके, ये बात समझ आ गई ना। देखो अभी देखो, कोई भी इम्यूनिटी हो, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो एक्वायर्ड हो, वो दोनों तरह की होती है। एक होती है एक्टिव और दूसरी क्या होती है, पैसिव। देखिए ना, अब नेचुरल भी एक्टिव होती है और एक्वायर्ड भी पैसिव भी हो सकती है और नेचुरल, ठीक है ना। अब हमने एक्वायर्ड करना है एक्टिव इम्यूनिटी, तो ये जो हम वैक्सीन लगाते हैं ना, हिफाजत के टीके लगाते हैं, ठीक है। तो ये होता है जब आपका कोई बच्चा सांप को डस लेता है, तो उसमें बने बनाए एंटीसीरा स्नेक बाइट्स के लिए लगाते हैं, उसके एंटीबॉडीज बने बनाए होते हैं, तो वो फिर पैसिव होगी, ठीक है। क्लियर हो गया, पैसिव और एक्टिव के पता लग गया। इन एक्टिव इम्यूनिटी एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय द बॉडी इम्यून सिस्टम, ठीक है। इन पैसिव इम्यूनिटी है बॉडी डू नॉट फॉर्म एंटीबॉडी, बने बनाए देते हैं।
it is slow, onset of action is slow, onset of action is fast. Less side effect, more side effect. Its duration of action is prolonged, its duration of action is शॉर्ट. ओके, समझ आ गई ना. फिर हम दोबारा इस चीज़ को ये बता रहे हैं कि इम्यूनिटी को, इम्यूनिटी देखिए दो तरह की, इनेट यानी कि नेचुरल और एक्वायर्ड. ठीक है. अब एक्वायर्ड में देखो क्या है, पैसिव और एक्टिव. और फिर पैसिव आगे क्या होगी, आर्टिफिशियल और नेचुरल. और क्या होगी, एक्वायर्ड और नेचर. देखो दोनों तरह से. अब इसको इस तरह कर रहा है, इम्यूनिटी इनबॉर्न और एक्वायर्ड. एक्वायर्ड कितनी किस्म की है, नेचुरल और एक्वायर्ड. अब नेचुरल भी दो तरह की है, एक्टिव और पैसिव. और इसी तरह एक्वायर्ड भी एक्टिव और पैसिव. ये सवाल 2 दफ़ा पेपर में आ चुका है. अब आपसे कोई भी कहेगा ना कि नेचुरली और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या फ़र्क है, आपको कोई भी कहेगा कि पैसिव और एक्टिव में क्या फ़र्क है, तो आप उसको बता सकते हैं. तो इस तस्वीर को 2-3 दफ़ा देखेंगे तो लिखी जाएगी, वरना ये आप नहीं लिख पाएंगे. ठीक है.